जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हम वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 विभिन्न परीक्षा में पूछे गए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 1 में हमने ऐसे ही करके 22 प्रश्न पूछे थे। आज हम फिर 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके अगले वीडियो में फिर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे दोस्तों, लिखा हुआ हमारा सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक अधिनियम। इसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने अनशन किया था क्योंकि इसके तहत मुस्लिमों तथा हिंदुओं को विभाजित करना इसका मुख्य लक्ष्य था। इसलिए महात्मा गांधी ने यरवदा जेल, ये आपको याद रखना, यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस महिला ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों सरोजिनी नायडू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगर आपको पूछ ले दोस्तों कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और तीनों में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है दोस्तों? हमारे B.R. अम्बेडकर थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। बढ़ते दोस्तों हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न लिखा है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद कितनी अवधि तक उसका अनुमोदन संसद द्वारा प्रत्येक सदन में किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर दोस्तों प्रत्येक 1 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में इनका अनुमोदन किया जाना चाहिए। किसका दोस्तों? राष्ट्रीय आपात स्थिति का। बढ़ते दोस्तों हमारे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चीफ जस्टिस और सभी जस्टिस की नियुक्ति करता है। बढ़ते दोस्तों पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों 6 माह, यानी कि प्रत्येक 6 माह के भीतर संसद का एक सत्र होना आवश्यक है, कंपल्सरी है। बढ़ते हमारे छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न लिखा, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है? यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने वाला भाग कौन सा? हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाला भाग है। इस भाग का नाम क्या दोस्तों? चौथा भाग। चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और दोस्तों कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और दोस्तों कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने वाला अनुच्छेद कौन सा? हमारा अनुच्छेद 50 है। अनुच्छेद 50 के तहत दोनों का पृथक्करण का प्रावधान है, यह हमें याद रखना है। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया? तो यह तो हमारा हो गया दोस्तों भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में भी लिखा हुआ भारत राज्यों का संघ है, यही भारत की परिभाषा है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके, यानी कि राज्यसभा धन विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया ना दे, तो क्या होगा दोस्तों? इस कंडीशन में 14 दिन के भीतर उसको अपने आप ही पारित मान लिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना होगा। कोई भी धन विधेयक अगर लोकसभा में पारित हो गया उसको राज्यसभा में रखा जाता है। राज्यसभा उसको पारित कर दे तब तो हाथों हाथ ही क्या बन जाएगा दोस्तों? हमारा धन विधेयक बन जाएगा। लेकिन राज्यसभा किसी भी दशा में 14 दिन के भीतर उसको पारित नहीं कर पाती है, तो दोस्तों 15वें दिन उसको अपने आप ही पारित माना जाता है, ये हमें याद रखना होगा। 9वां प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को संविष्ट करने का प्रयोग किस माध्यम से किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1861 का भारत परिषद अधिनियम।
भारत परिषद अधिनियम के तहत इसको पारित करने का प्रावधान है। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी कि दोस्तों सबसे अधिक प्रभाव 1935 का अधिनियम क्या है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा थोड़ा प्रभाव बहुत सारे देशों का है, जिसमें यूएसए भी है, ब्रिटेन भी, ऑस्ट्रेलिया भी है, जर्मनी, रूस, इन सभी से भारत ने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। लेकिन सबसे अधिक ग्रहण किया 1935 के भारत शासन अधिनियम से। हमारा 11वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। इसकी मांग बार बार चल रही कि भारत को भी स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन चीन के रवैये के कारण भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा। बढ़ते हैं आगे 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न हमारा, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। यह अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। अब तक दोस्तों 3 बार बुलाई जा चुकी है, 1951, 1978 और दोस्तों 2001 में। और तीनों संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है दोस्तों? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने तीनों संयुक्त अधिवेशन में भाग लिया था। बढ़ते दोस्तों आगे 13वें प्रश्न में। 13वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न लिखा, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य यानी कि एमएलए सम्मिलित होते हैं। याद रखना दोस्तों इसमें मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्या होने चाहिए दोस्तों? निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, वही इसमें भाग लेते हैं। और दोस्तों आपको पूछ ले उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मनोनीत और निर्वाचित, और सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के एमएलए और केंद्र शासित प्रदेश के एमएलए भी। केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों दिल्ली और पुडुचेरी सम्मिलित हैं। हमारा 14वां प्रश्न, उस प्राधिकारिक का उत्तराधिकारी कौन है जो भारतीय संविधान को अस्तित्व में लाने से पहले प्रिवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय। 15वां प्रश्न है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत की सिफारिश कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्त आयोग करता है। हमारा 16वां प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम कौन से देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए से। यूएसए से दोस्तों हमने बहुत सारी चीज़ें ली, जिसमें उपराष्ट्रपति का पद भी है, राष्ट्रपति का पद भी है, और दोस्तों राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की प्रक्रिया हमने आयरलैंड के संविधान से ली गई है। हमारा 17वां प्रश्न संविधान के किससे संबंधित भाग में मत देने का अधिकार का उल्लेख है? तो हम जानते हैं कि दोस्तों मत देने का अधिकार निर्वाचन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन। 18वां प्रश्न है, किसके कारण की गई आपातकाल की स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता या कार्यकारी आदेश दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। ये एक बार भी नहीं हुआ है। और दोस्तों कब से लागू किया गया? और ये दोस्तों आंतरिक सशस्त्र विद्रोह 1976 से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। इससे पहले दोस्तों आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी ने भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतराल हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 माह का अंतराल हो सकता है। 21वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे, लिखा किस देश में विधानमंडल का उच्च सदन निम्न सदन से अधिक शक्तिशाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। और दोस्तों हमारा आज का आखिरी प्रश्न, कौन ये तय करता है कि कोई विधेयक
धन विधेयक है या नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।